ओके। सो हम लोग कल जहाँ पे हमने ख़त्म किया था आगे आज वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 तक, नॉट 1958, 1858, 1857 जो हमारा रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद 1858 में आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, राइट। उस एक्ट में क्या हुआ, उस एक्ट में जो सबसे पहले चीज़ ये कही गई कि जो अब क्राउन रूल है वो स्टार्ट होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है, राइट। और दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट था उसे चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया, राइट। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब आप लोग बताओ। मैंने तो दो बता दी, और क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था उसमें, एनीबडी? सर लॉर्ड कैनिंग जो थे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए थे। गुड, एक बहुत बढ़िया। हम्म। और सर ये जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम थी वो अबॉलिश कर दी गई थी। हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स वाला ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाला, या और कुछ? और सर न्यू ऑफिस में वो करा गया था इस्टेब्लिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय ऑफ इंडिया, ये दो पोस्ट हो गए थे। अब जैसे देखो, अभी तक ना हम लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सिर्फ नाम में पढ़ रहे थे। आज की क्लास में ना हमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काफ़ी इंपॉर्टेंस भी दिखेगा, कुछ ऐसे एक्ट आएंगे जिनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम होगा, है ना। तो उन्हें हमें फिर और ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत होगी। चलिए, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, सो गाइज लेट मी नो वेदर इट इज़ विजिबल टू ऑल। सबको दिख रहा है स्क्रीन? ओके, नाइस। तो हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ने वाले हैं, राइट। 1861, देखो 1861 में क्या क्या चीज़ें हुई थी। वैसे 1861 इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, लिटिल बिट लेस इम्पॉर्टेंट एक्ट। इसके बाद जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट है वो काउंसिल एक्ट 1891 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। जो ये लास्ट के तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एक सेकंड, somebody is trying. ठीक है, चलो। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसमें क्या था? इट इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कि ऐसा क्या हुआ था भाई कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री है इंडिया की, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था, है ना। देखिए, पहला, मेड बिगिनिंग ऑफ representative institution by associating Indians with the law making process। आवाज आवाज कट रही है क्या मेरी? नहीं ना? ठीक है। देखो, अभी तक हमने जो देखा होगा कि जब ये रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, तो अंग्रेजों को ये पता चल गया ना कि यार हम ना इन पे पूरी तरीके से ना फोर्सफुली रूल नहीं कर सकते, है ना। कि अगर इन पे हम लोग फोर्सफुली रूल करेंगे तो इनको लग जाएगा यार कि ये तो हमें दबाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ इंडियंस को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं, तब इन पर रूल करेंगे ना तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमने पिछले एक्ट से भी देखा था कि इंडियंस को धीरे धीरे राइट मिलने लगे थे, जैसे इंडियन लेजिस्लेचर में उनको सीट मिलना, है ना। तो यहाँ से और ज़्यादा चीज़ें इंक्रीज होने लगी, जैसे कि इंडियन विल लॉ मेकिंग प्रोसेस, मतलब कि इनको अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व कर लिया गया, राइट। कि हाँ, अब इन लोग इसमें भी आ सकते हैं। अब जैसे देखो, यहाँ से ना काफी सारी चीजें चेंजेस होना स्टार्ट हो गई। आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, तो और कुछ चीजें आई, जैसे हमने पिछले वाले एक्ट में ही पढ़ा था कि अब इंडियंस को ज्यादा राइट देने लगे। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने दिखता है कि जो पहले जो सिविल सर्वेंट हुआ करते थे ना, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले एक्ट में कि सिविल सर्वेंट का एक पोस्ट था, राइट, कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। तो अब इंडियंस को भी राइट दे दिया गया कि आप भी सिविल सर्वेंट के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, राइट।
तो यहाँ से अब ये हुआ कि इंडियन भी सिविल सर्वेंट में आने लगे। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट? कौन पहले सिविल सर्वेंट थे हमारे? कोई बताएगा? एनीबॉडी? किसी को पता है हमारे पहले सिविल सर्वेंट कौन थे, जिनको हम लोग अब आईएएस ऑफिसर बोल सकते हैं? लिख लो आप लोग। सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? कि सत्येंद्र नाथ टैगोर हमारे पहले सिविल सर्वेंट थे, राइट? और जिसे आप लोग इनको नाम से कुछ रिलेट कर पा रहे हो, जैसे कि ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। सत्येंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, राइट? तो ये कितने साल की एज में सिविल सर्वेंट बन गए थे? 21 ईयर्स की एज में। सोचो उस टाइम पे 21 साल की उम्र में सिविल सर्वेंट बन जाना, वो भी एग्जाम इंडिया में नहीं होता था, एग्जाम लंदन में होता था, राइट? तो ये लंदन गए थे, वहां पे एग्जाम दिया और ये इन्होंने क्वालिफाई किया था। और ये टाइम था 1863 का, मतलब 1863 में ये क्वालिफाई किए थे। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने ये सारी चीजें लिख ली होंगी। और एक और चीज बताएं आपको, सुभाष चंद्र बोस भी सिविल सर्वेंट थे। वो भी कितनी, आई थिंक 22 की एज में या 23 की एज में उन्होंने भी लंदन में जाके एग्जाम दे के सिविल सर्वेंट का एग्जाम क्लियर किया था। चलिए, ये लिख लिया आपने, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सिविल सर्वेंट। वैसे तो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, बट क्योंकि यहाँ से इसका रेफरेंस बनता है इसलिए मैंने आप लोग को यहीं पे बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि भाई इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व कर लिया गया। इट दस प्रोवाइडेड दैट वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल, राइट? कि नॉन ऑफिशियल मेंबर बना दिया गया वायसराय की एक्सपेंडेड काउंसिल में कुछ इंडियंस को, राइट? चलिए, तो बस हमें यही याद रखना है कि भाई हाँ, इंडियंस को और ज्यादा राइट्स दे दिए गए इस वाले पॉइंट से। चलिए, इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब जैसे देखो, ये चीज ध्यान देना आप लोग, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है। पहले अगर आप लोग सेंट्रलाइजेशन समझोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। व्हाट व्हाट डज इट मीन्स बाय सेंट्रलाइजेशन? किसी को पता है क्या होता है सेंट्रलाइजेशन? बताइए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी एक पार्टिकुलर इंसान के हाथ में सारे पावर्स हो जाना, मतलब सारे के सारे पावर सेंट्रलाइज हो गए हैं, एक जगह पे आके खत्म हो जाते हैं, ये हुआ सेंट्रलाइजेशन। तो हमने जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था तो आपको याद है हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नर जनरल ऑफ, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और मुंबई मद्रास वाले गवर्नर उनके अंडर में आने लगे, राइट? तो यहाँ से डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, वहां से सेंट्रलाइज किया गया था, यहाँ से डिसेंट्रलाइज कर दिया गया कि नहीं भाई, उनको भी पावर दो। ये पावर का डिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर पावर का डिवीजन नहीं होता है इससे करप्शन बढ़ता है, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पावर का डिवीजन हो। और जैसे आप लोगों को पता है कि करप्शन इज वन ऑफ द इशू, जिस वजह से पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से खत्म होना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने उनमें करप्शन बहुत ज्यादा हो गई थी, राइट? तो by restoring the legislative power to the Bombay and Madras presidencies, it thus reversed the centralization tendency started from 1793। वही बात है, जैसे मैंने कहा, जो 1773 में स्टार्ट हुआ था उसको रिवर्स करके अब डिसेंट्रलाइज किया जाने लगा। ठीक है, मतलब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को और ज्यादा पावर दिए जाने लगे। इज इट क्लियर गाइज? लेट मी नो, ये पॉइंट्स क्लियर हैं आपको एवरीबॉडी? चलिए, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना सर के? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी लगे आपको कि टफ हो रहा है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, बिल्कुल माइक ऑन करके बोलना है। चलिए, एस्टैब्लिश 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब, राइट? मतलब कि और भी प्रोविंसेस एक्स्ट्रा बनाए जाने लगे ताकि उनको, जैसे वो लोग और भी चीज़ें उनके अंदर में आ रही थी,
और भी राजा महाराजा हार रहे थे तो वो पावर्स इनके हाथ में और ज्यादा आ रही थी, तो ये और ज्यादा लेजिस्लेचर बनाते जा रहे थे अलग अलग जगह पे, राइट। वैसे दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। चलिए, इट empowered वायसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। ठीक है, इससे वायसराय को और पावर दी गई कि वो और अच्छे से रूल्स और रेगुलेशंस बनाएं ताकि वो और कन्वीनियंट तरीके से सारे ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस हो सकें, राइट। अगेन दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा ना कि ये वाला जो एक्ट है हमारे लिए उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला वाला एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, it empowered the viceroy to issue ordinance without the concurrence of legislative council during the emergency life ordinance for 6 months. Guys, ordinance क्या होता है? This is very very important. आप लोग अगर यहाँ तक पढ़े हो, लाइक ग्रेजुएशन में हो, आपने ये वर्ड सुना है ऑर्डिनेंस इससे पहले कभी? किसी ने सुना है ऑर्डिनेंस? बताइए, किसी को पता है क्या होता है ऑर्डिनेंस? नहीं? देखो, ऑर्डिनेंस क्या होता है, और यहाँ से जो हमने ये ऑर्डिनेंस वर्ड सुना, इसका आगे जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हमें पता चलेगा। देखो, ऑर्डिनेंस क्या होता है बेसिकली, जैसे अभी का पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर पता है आप लोग को? अभी कंट्री कौन रूल करता है, आप लोग बताइए, अभी कंट्री कौन रूल करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट? आर यू श्योर प्रेसिडेंट करते हैं? ओके, एनीबडी एल्स? और किसी किन्हीं को नहीं पता है? प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। जैसे देखो, प्रेसिडेंट का नाम होता है, बट क्या प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट पावर होती है? नहीं होती है, राइट। प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट पावर नहीं होती है। पावर किसके पास होती है? कौन है जो कंट्री में रूल रेगुलेशंस बनाता है? जाहिर सी बात है ना, पावर उसी के पास होगी जो रूल बनाएगा। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, राइट। तो पार्लियामेंट इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, बट ठीक है, पार्लियामेंट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है, और पार्लियामेंट सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के ही दम पे बना सकती है। तो अगर हम किसी बॉडी के बारे में पूछे तो वो पार्लियामेंट होगी, राइट। पार्लियामेंट जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। बट आप लोग को पता है कि पार्लियामेंट कभी कभी सेशन में रहती है। अभी जैसे अभी कुछ दिन पहले कौन सा सेशन पास हुआ है? करंट अफेयर ध्यान देते हो आप लोग? बताइए कौन सा सेशन पास हुआ है अभी कुछ दिन पहले? मॉनसून सेशन, ठीक है, मॉनसून सेशन। चलो, थोड़ा सा आप लोग को हम एक रेफरेंस दे देते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अभी समझ में नहीं आएगा आप लोग को। जब पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तब आप लोग को ये सारी चीज़ें और डीप में समझ में आएंगी। जैसे देखो, नॉर्मली ना पार्लियामेंट ना साल में सिर्फ 3 बार बैठती है, नॉर्मली बता रहे हैं हम। पहला, बजट सेशन, वो होता है फेब मार्च में आपका, जब बजट पास करना होता है ना तब पार्लियामेंट बैठती है उस टाइम पे। दूसरा होता है आपका मॉनसून सेशन, वो होता है अभी जुलाई अगस्त के टाइम पे, राइट। और तीसरा आता है आपका विंटर सेशन, ये होता है आपका इस टाइम पे, क्या बोलते हैं, नवंबर दिसंबर में। तो आप लोग देख रहे हो कि पार्लियामेंट सिर्फ 3 टाइम पर बैठ रही है ना। तो मतलब जो लॉ बनते होंगे वो इन सेशंस में बनते होंगे। एम आई राइट? बताओ अगर गलत बोल रहे हैं तो। जाहिर सी बात है ना, फिर कानून बनते होंगे, कोई एक्ट बनता होगा, कोई रूल रेगुलेशन बनता होगा, तो इसी 3 टाइम पीरियड पे बनता होगा, राइट। अब एक बात बताओ, मान लो कि अचानक से कोई ऐसा इशू आ जाए, मान लो अचानक से ना क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया हम पे, और अभी पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं है, राइट। आई एम जस्ट गिविंग एक एग्जाम्पल। चलो, ये एग्जाम्पल, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि अचानक से ना कोविड आ गया, जैसे कोविड आया था, और कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना हो, और वो डिसीजन लेने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास हो, बट पार्लियामेंट तो सेशन में नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे फिर आते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट पास करते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। प्रेसिडेंट पास करते हैं ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस से प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकते हैं,
वैसा कुछ भी नहीं कर सकते, वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं कर सकते, और देयर आर मोर थिंग्स। वो हम लोग जब ऑर्डिनेंस पढ़ रहे होंगे ना प्रेसिडेंट के पावर में, तब और अच्छे से समझ में आएंगे। तो ऐसा समझ लो आप लोग कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है उससे डील करने के लिए, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है इससे डील करने के लिए। हाँ, कोई डाउट है? कोई डाउट है पूछिए। किसी ने तो ओके, किसी का मैसेज आया है? एनीबडी? हाँ, बजट सेशन की अगर बात पूछ रहे हो आप, तो बजट सेशन होता है आपका फेब और मार्च के टाइम पे, राइट? अर्शप्रीत क्लियर? चलिए, नाइस। हाँ, तो ये ऑर्डिनेंस वाली चीजें समझ रहे थे हम लोग कि जब पार्लियामेंट नहीं होगा सेशन में, तब ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास करते हैं, और कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन है उससे फिर डील किया जाता है। तो देखो, रियल पावर है पार्लियामेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, राइट? मतलब पार्लियामेंट के पास है स्पेशली। बट अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो कि एक नॉमिनल हेड होते हैं, सिर्फ कहने के लिए हेड होते हैं, प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल पावर कम होती है, वो सिर्फ कहने के लिए हेड होते हैं। उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाके रूल रेगुलेशन लाते हैं, और जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आती है, तो फिर उस ऑर्डिनेंस को पास करना होता है या तो रिजेक्ट करना होता है। ठीक है? तो जो ये ऑर्डिनेंस वाला पावर है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। जैसे प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 में पावर है ऑर्डिनेंस पास करने का, गवर्नर के पास आर्टिकल कितना 213 है, 213 है ऑर्डिनेंस पास करने का, राइट? तो ये रियल पावर आया कहाँ से था? अब आप लोग देख रहे हो कि जो वायसराय था ना, अब जैसे देखो असेंबली तो बना दी गई थी कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली अपना काम करेगी, बट इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी सिचुएशन में कौन पावर को यूज करेगा? वायसराय यूज करेगा, ऑर्डिनेंस लाकर। समझे? तो ये चीज हम लोग वहां से डेवलप करते हैं, वहां से हमें क्या बोलते हैं, एक ये मिलता है कि भाई हाँ, वहां पहली बार यूज हुआ था, हमें समझ आया कि हाँ, ऑर्डिनेंस जैसी चीजें हम लोग आगे जाके यूज कर सकते हैं, राइट? होपफुली आप लोग को लिटिल बिट समझ में आ गया होगा। आई नो दिस इज लिटिल बिट क्रिटिकल। और जब हम लोग प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग को सेशन भी समझ में आ जाएगा, और ऑर्डिनेंस भी और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि तब हम लोग इसको थोड़ा ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, राइट? ये चीजें समझ में आ गई आप लोग को? ये वाली किसी को ना आई तो बताइए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। नहीं तो समझ में आ गया तो बताया जाए। क्लियर है गाइज? आगे बढ़ें। चलिए, ओके। होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा है, ना आ रहा हो तो आप लोग बिल्कुल बोलिए। ठीक है, अब जैसे देखो, अब अगला हमारा जो एक्ट आया था, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब देखो 1861 और 18 कौन सा था हमारा, 92, इसके बीच में कोई इंपॉर्टेंट घटना बताओ आप लोग मुझे। 1861 1892 के बीच में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ हो, एनीबडी? देखें किनकी हिस्ट्री थोड़ी अच्छी है, बताइए। चलो हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। कोई मुझे बताएगा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी, महात्मा गांधी जी, नहीं पता? 2 अक्टूबर, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, डेट तो सबको पता होगा। 1869। 1869, राइट? इस बीच में गांधी जी का जन्म भी हुआ था, राइट? वो काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। कहाँ पे गए हम लोग? यस, यहाँ पे। और ये तो आपको पता होना ही चाहिए, राइट? गांधी जी का बर्थडे कभी भी पूछा जा सकता है, बिकॉज ही इज आवर नेशनल फादर बोलते हैं हम लोग, राइट? राष्ट्रपिता। तो इसलिए गांधी जी का बर्थडे आप लोग को पता होना चाहिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, जो आप लोग को हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था? हम चलो एग्जाम्पल देते हैं, ईयर लिख देते हैं, 1885। क्या हुआ था 1885 में? एनीबडी? किसी को पता है?
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, एस्टैब्लिश्ड हुआ था। जो कांग्रेस हम लोग आज देख रहे हैं, ये वही कांग्रेस है जिसकी स्थापना एस्टैब्लिशमेंट 1885 में हुई थी, राइट। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका लिख लो आप लोग। अब जैसे आप लोग देख रहे हो, और ये एस्टैब्लिशमेंट करने के पीछे भी अंग्रेज थे, राइट। इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों ने ही स्टार्ट किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई इंडियन बॉडी होगी तो लोगों को ज्यादा ट्रस्ट होगा। मैंने बोला ना कि अब यहाँ से आप लोग देखोगे ना कि हर एक्ट में ना अंग्रेज कुछ ना कुछ नया चाल चल रहे हैं इंडिया में अच्छे तरीके से रूल करने के लिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आता है आप लोग को, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताइए आप लोग। फाउंडर, पहला तो फाउंडर बताइए, और दूसरा प्रेसिडेंट। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत 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 ज्यादा। चलिए लिखिए, फाउंडर का नाम था एओ हुम। ए ओ होम का स्पेलिंग HUME होता है शायद, या HU ही होता होगा, हाँ, एओ हुम। He is the founder of Indian National Congress. This is very important question for history perspective, not polity, history perspective. प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। गुड, WC बनर्जी। ठीक है, होपफुली आप लोग लिखते चल रहे होंगे, हम बिल्कुल इतना उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इतना याद नहीं होगा आप लोग को, सारी चीजें लिखते चलना। ठीक है, तो जो 1861 वाला एक्ट है और 1892 वाला एक्ट आया, इसके बीच में ये दो घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जाननी ही जाननी चाहिए। पहला गांधी जी का जन्म, और दूसरा कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पर। इनलार्ज द साइज एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स। अब देखो, जैसे कि हम मैंने बोला, टाइम के साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे उनका दायरा बढ़ता जा रहा था, वो हमारे ज्यादा लैंड पे ना कब्जा करते जा रहे थे, ज्यादा राजाओं को अपने साथ मिलाते जा रहे थे, और वो फंक्शंस और भी अच्छे तरीके से हो, इसीलिए जो काउंसिल था ना, दोनों काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल, इन दोनों का साइज बड़ा होता जा रहा था। अब आई थिंक आप लोग को सेंट्रल काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल में अंतर समझ में आ रहा होगा। क्या अंतर होता है गाइस सेंट्रल काउंसिल में, प्रोविंशियल काउंसिल में? एनीबॉडी? सेंट्रल काउंसिल का मतलब कि जो सेंटर में बैठ के लोग हेड कर रहे हैं, जैसे आप लोग को पता होगा पूरा को कौन हेड करता था? वायसराय, राइट। और प्रोविंशियल काउंसिल्स क्या, मानो जो छोटा स्टेट है, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, वहां पे प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, राइट। वहां के लिए हिसाब से रूल बन रहा है। अब जैसे देखोगे ना कि आगे जाके और इनको ज्यादा राइट्स मिलेंगे, देखना। Increase the function of legislative council and gave them the power of discussing budget, addressing questions to the executive। अब देखो, इस एक्ट से हमें क्या पता चला कि बजट वाली चीजें भी आ रही हैं। मतलब कि अब यही पावर मिल रहा है कि भाई ठीक है, अब जो काउंसिल्स हैं वो भी अपना बजट बना सकती हैं, राइट, क्वेश्चन पूछ सकती हैं असेंबलीज में, राइट। तो अब आप लोग देख रहे हो कि ये सारी चीजें अभी के हमारे टाइम पीरियड में कैसे चल रही हैं, मतलब हमने कैसे वहां से रेफरेंस लिया है, राइट। तो डेमोक्रेसी जब आप देखोगे ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हमारे आज के डेमोक्रेसी में कैसे एक्टिव हैं आप लोग को और अच्छे से पता चलेगा, राइट। और अगर ये चीजें आप यहाँ समझते चलोगे ना, तो जब हम लोग रियल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी पड़ेगा। फिर आप ना इन टर्म से कंफ्यूज नहीं होगे कि अरे ये कहाँ से आ गया, है ना। चलिए, पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें और कुछ लिखने जैसा है इसमें नहीं। आइए, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बट इससे भी पहले आप लोग को हम कुछ चीजें बताना चाहते हैं। जैसे हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट था 1891 वाला, राइट, अभी जिसे हमने पढ़ा, इसके बाद आया हमारा 1909 वाला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909।
इसके बीच की कोई इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम आप लोगों को पता है कि कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ हो इसके बीच में, 1891 और 1909 के बीच में? चलो कुछ हिंट्स देते हैं। आप बताइए इंडिपेंडेंट के टाइम पे इंडिया में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव थी इंडिपेंडेंट के टाइम पे? बताओ कोई भी एक एग्जांपल भी दो मुझे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, और कुछ? वो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो अभी हमें पता चला 1885 में हुआ था, और कोई दूसरा? दो ही तो पार्टियां थी यार उस टाइम पे। आप लोगों ने मूवी वूवी देखा होगा तो शायद नाम सुना हो। दो पार्टियां थी कांग्रेस के अलावा, एक और कौन पार्टी थी? मुस्लिम लीग। यार इतना स्लो क्यों बोल रहे हो? इतना तो सही आंसर दिया, कॉन्फिडेंट होके बोलना चाहिए, राइट? तो मुस्लिम लीग कब बना था? दिस इज द क्वेश्चन। बताओ एनीबॉडी। 1891 से लेकर के 1909 के बीच में दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी। पहला हुआ था आपका 1905 में, और दूसरा हुआ था आपका 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। गुड। मुस्लिम लीग, यही मुस्लिम लीग आगे जाके इसने एक नया कंट्री बनवाया, पाकिस्तान, राइट? इंडिया का दो पार्ट हो गए, एक कंट्री पाकिस्तान बनी, एक हम लोग इंडिया बने। 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और गाइस ये दो चीजें हमारे, अगर आप इंडियन हिस्ट्री में पूछो तो वन ऑफ द वर्स्ट थिंग थी दोनों चीज होना, पार्टीशन ऑफ बंगाल और मुस्लिम लीग का आना, राइट? कैसे? तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, भले ही वो अंग्रेज कहना चाहते थे कि भाई अच्छे से रूल कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट बेसिकली वो हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे थे। एक उन्होंने बनाया ईस्ट बंगाल और दूसरा बनाया इन्होंने वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो कि आज भी इंडिया का पार्ट है, और ईस्ट बंगाल जो कि आज बांग्लादेश है। समझे? तो दिस वाज नॉट गुड। ये पहला चीज हुआ। दूसरा मुस्लिम लीग आया, मुस्लिम लीग बना। मुस्लिम लीग क्यों बना? इसके पीछे भी अंग्रेज थे। वो चाहते थे कि हम लोग इनको आपस में लड़ाते रहेंगे, ये लोग आपस में मस्ती से लड़ते रहेंगे और हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? इसीलिए 1906 में मुस्लिम लीग बनाया गया। और आप इनका देखोगे कि इसका दुष्परिणाम हमें आगे जाके क्या मिला, राइट? देखिए, अब देखिए आया जो हमारा एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये एक्ट को एक दूसरे नाम से जाना जाता था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये इस नाम से क्यों जाना जाता था? इसके पीछे का रीजन था दो लोग, लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। लॉर्ड मिंटो कौन थे? वायसराय थे। अब जैसे कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एक्ट में पढ़ा था कि दो पोस्ट बनाए गए थे, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरा वायसराय। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ होता था? इंग्लैंड में। वो वहां के असेंबली में बैठता था और यहाँ के वायसराय उसको रिपोर्ट करते थे। तो ये एक्ट इन दोनों ने मिलकर बनाया था, इसलिए इस रिफॉर्म्स को, इस एक्ट को मॉर्ले मेंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मॉर्ले कौन थे? मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और मिंटो वायसराय थे। ठीक है, चलिए। और अगर लॉर्ड डलहौजी के बाद कोई सबसे, क्या बोल सकते हैं, सबसे बुरा कोई अगर गवर्नर जनरल या वायसराय था तो वो यही था, लॉर्ड मिंटो। क्यों था आगे देखेंगे हम लोग। इन सब में हाथ था उसका। देखिए क्या हुआ, इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे। इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटर काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविजनल, वही भाई साइज और ज्यादा बढ़ाया जाए, राइट? ये चीज हुआ। इट प्रोवाइडेड फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वायसराय एंड गवर्नर।
मतलब कि अब जो इंडियंस थे ना, इनको वायसराय के भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दे दी गई। आप समझ रहे हो, वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके क्लोज लोग, उसमें भी इंडियन को जगह दी गई। जैसे कि आज मोदी जी के जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी उनकी तरह बात कर रहे हैं हम, है ना। ठीक है, तो देखो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम फर्स्ट, ही वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। जो पहले इंडियन थे जो कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। डोंट कंफ्यूज विथ सत्येंद्र नाथ टैगोर, राइट। सत्येंद्र नाथ टैगोर आईएएस ऑफिसर थे और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लॉ मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। क्लियर है गाइस, सबको ये क्लियर है? जस्ट लेट मी नो। Yes, sir. ग्रेट। अब देखो, एक और जो चीज क्या हुई थी इस एक्ट से, गिव सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स, इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। देखो कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। क्या होता है, आप लोगों ने ये वर्ड सुना है इससे पहले? सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है? Yes, sir, जहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए इलेक्शंस होती हैं, इलेक्टोरेट उसी को बोलते हैं। एक सेकेंड। जैसे खालिस्तानी ये बहुत सारे जो कम्युनिटी, उन्होंने इलेक्टोरेट की मांग की थी पंजाब में भी की थी। गुड, नाइस। आप और थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो? जैसे देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है रिजर्वेशन। जैसे मान लो कि एक सीट रिजर्व्ड हो गई, राइट। मान लो कि लेट्स गिव मी वन एग्जांपल कि दिस इज ए पार्टिकुलर सीट। किस शहर का एग्जांपल है हम? चलो आगरा का एग्जांपल लेते हैं, राइट। मान लो कि आगरा का जो सीट है वो रिजर्व्ड हो गया कि ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, ऐसा मान लिया हमने। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट खड़ा होगा, बट वोटिंग राइट तो सबको होगी, है ना। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बट सेपरेट इलेक्टोरेट में ये था कि वोटिंग राइट सिर्फ मुस्लिम्स को होंगी, मतलब बाकी वहां के जो लोग हैं उनको राइट नहीं होगा, राइट। इसीलिए इसी रीजन से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, कि इसने फिर एक ऐसी चीज स्टार्ट कर दी। अब आप देखोगे कि आने आगे आकर के सबको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि यहाँ पे हुआ था, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। कौन से एक्ट थे? आपका दिस वन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से। और आपके इसके पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा होगा, बंगाल को पार्टिसिपेट किया गया, मुस्लिम लीग बनाई गई, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। जो अंग्रेज खेलते थे ना डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम, राइट, वो वाली चीजें और ज्यादा तरीके से स्टार्ट हो गई। आइए, तो एक, हाँ, इसके बाद इसमें एक और चीज हुआ था, बिगिनिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल रिजोल्यूशन इन द काउंसिल। देखो, नॉन ऑफिशियल रिजोल्यूशन क्या होता है ना, कि वो लोग जो कि समाज में एक अच्छा रुतबा रखते हैं, या फिर वो एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी से आते हैं, जैसे मान लो कि प्रोफेसर्स हो गए यूनिवर्सिटी के, उनको भी सीट दी गई कि भाई हाँ आइए, आप भी बैठिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे कम्युनिटी से आते हैं, आप उनको रिप्रेजेंट करिए, राइट। तो जो काउंसिल था, जो हाउस था, उसमें नॉन ऑफिशियल रिजोल्यूशन की तरह और भी लोगों को जगह दी गई। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना कि राज्यसभा में कुछ मेंबर्स ऐसे चूज किए जाते हैं, 12 मेंबर चूज किए जाते हैं, जिनको प्रेसिडेंट वो अलग अलग फील्ड से होते हैं। पता है आप लोग को? कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे ऐसा कुछ? यस सर, 12 मेंबर्स होते हैं अलग अलग फील्ड से, आर्ट, हाँ, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन। स्पोर्ट्स, राइट। यस सर। इस तरीके से, जैसे सचिन तेंदुलकर हुए, मैरी कॉम हुई, ये लोग बने थे एमपी, है ना, क्योंकि इनको क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, राइट। तो जो अलग अलग फील्ड के लोग थे उनको नॉमिनेट करने की स्थिति यहाँ से स्टार्ट हुई थी। सो गाइज, नाउ टेल मी कि यहाँ तक ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई अच्छे से? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो 3-4 चीज़ें थी, जैसे इसका नाम मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म था, राइट। इसमें आपको सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई, लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ कॉमनर इलेक्टोरेट कहे जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए।
इज इट क्लियर? लेट मी नो। नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आएंगे, एक सेकेंड लेट मी सी कि कोई कोई चीज मिस तो नहीं किया हम। एक चीज मिस किया मैंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आने के बाद अगला जो एक्ट आया था वो था वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बाद जो अगला एक्ट आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। इसके बीच में एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। राइट। पहले हमारा कैपिटल क्या हुआ करता था? कैलकाटा। कैलकाटा से कैपिटल ट्रांसफर होके हमारा हो गया, कैलकाटा किसे बोलते हैं आज का? कोलकाता को। राइट, तो डोंट कंफ्यूज। कैलकाटा से ट्रांसफर हो गया हमारा कैपिटल दिल्ली। कब हुआ था? 1911। यस। एग्जैक्ट डेट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट एग्जैक्ट डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ईयर इज इम्पोर्टेंट। 12 दिसंबर 1911। किसने किया था? इंग्लैंड के ना किंग आए थे, उनका नाम था जॉर्ज फाइव। ठीक है, जॉर्ज फाइव आए थे, उन्होंने ही ये किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट एक्ट पे। देखो अब जो ये दो एक्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन दोनों एक्ट से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है, मतलब बहुत सारे प्रोविजंस ऐड हुए हैं। ठीक है, चलिए। इस एक्ट को कहा जाता था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब चलिए आप लोग मुझे बताइए इस नाम के पीछे का क्या लॉजिक होगा? मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड फिर क्या होंगे? वायसराय। राइट। तो इस एक्ट का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। देखिए, relax the central control over the provisions by demarcating and separating the central and provincial subject। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, अब ये क्या होता है, जैसे आप लोग को पता होगा कि आज के टाइम पर भी सेंटर के पास पावर है किसी पर्टिकुलर चीज में लॉ बनाने को लेकर के। ठीक है, अब जैसे मान लो कि डिफेंस के रिगार्डिंग लॉ बनाना होगा तो कौन बनाएगा? डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री बनाएगी। राइट, मतलब वैसे तो पार्लियामेंट बनाएगा, बट हाँ डिफेंस मिनिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, और मान लो कि समथिंग लाइक क्या एग्जांपल लें, मान लो खेती के रिगार्डिंग कुछ लॉ बनाना है। राइट, किसी, पार्लियामेंट बनाती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से रिलेटेड। हाँ, बट नॉर्मली जो फार्मिंग से रिलेटेड लॉज होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड लॉज होते हैं, ये प्रोविंशियल पावर्स में आते हैं। मतलब जो स्टेट है वो बनाती है, वो इनको हैंडल करती है। पुलिस के रिगार्डिंग कौन बनाएगा लॉ? प्रोविंसेस बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे। तो मतलब वहां से पावर का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि भाई ठीक है, सबका अपना अपना डिवाइड कर दो कि भाई इस रिगार्डिंग ये लॉ बनाएंगे, इसके रिगार्डिंग ये लॉ बनाएंगे। चलो तीनों लिस्ट है हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आगे जाके हम लोग देखेंगे ना कि हाँ अभी तो दो की बात हुई है, आगे जाके देखेंगे कि 3 लिस्ट हो जाती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और आपका कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, हाँ। राइट। तो देखो यहाँ से ये चीजें और कैसे हम लोग आगे रिलेट कर पा रहे हैं। देखिए क्या हुआ इसमें, डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ये दोनों चीज याद रखना, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, राइट, प्रोविंशियल सब सेंट्रल वाला था तो था ही, वो भाई सेंटर के पास पावर था। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड वाले केस में क्या हुआ देखो, transfer subject were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative council। मतलब कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा, राइट, ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर, अगर जो जो भी लॉ बन रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राइट, तो जो गवर्नर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, मतलब जवाबदेही होगी उनकी। राइट। जैसे एक बात बताओ मुझे, अगर आप लोगों को आज गोवा जाना है पार्टी करने, राइट, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप घर पे बता के जाओगे, क्योंकि कोई तो ऐसा होगा नहीं
जिसको अगर गोवा जाना हो तो घर पे बता के ना जाए, है ना। आपको डेफिनेटली बता के जाना होगा, मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको जवाबदेही है। और अगर जवाबदेही ना हो तो मान लो आपको दुकान जाना है, बाहर, घर के बाहर वाले दुकान पे जाना है, तो घर में आप बता के जाते हो सबको कि हम बाहर जा रहे हैं दुकान पे? नहीं बताते हो ना। समटाइम्स। कि समटाइम्स, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम तो नहीं बताता आदमी, है ना। अगर एक चॉकलेट लेने जाना हो, है ना। तो दिस इज द थिंग। इसका हम क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, आपकी जवाबदेही होती है, और कुछ चीज़ों के लिए जवाबदेही नहीं होती, राइट। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर सब्जेक्ट में आप ना रिस्पॉन्सिबल हो असेंबली को जवाब देने के लिए, एंड द रिजर्व सब्जेक्ट वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो मैंने दूसरा वाला एग्जांपल दिया कि आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे जवाब देने के लिए, जैसे मैंने बोला कि आपको सामने वाले दुकान पे जाना है, तो क्या ये, इसका फिर लॉजिक क्या हुआ, ये दोनों क्यों बनाए गए थे? ये दोनों इसलिए बनाए गए थे ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके, सिंपल सी बात है। क्योंकि जब आप देखोगे ना कि ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या था, ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या ऐसी चीजें थी जो भाई असेंबली को जवाब देना था? एजुकेशन था, ठीक है, एजुकेशन था। आप एजुकेशन में कोई नियम कानून बना रहे हो तो आपको जवाबदेही होगी असेंबली की, कि असेंबली को आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और रिजर्व सब्जेक्ट में ऐसे लॉ थे, मान लो इसमें था पुलिस, आप पुलिस के रिगार्डिंग कोई लॉ बना रहे हो, आपने पुलिस को बोल दिया पुलिस जिसको मन उसको जब मन पकड़ के जेल में डाल दे, और आप इस चीज के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो, आपकी कोई जवाबदेही ही नहीं है। मतलब ये जुल्म ढाने का, जुल्म करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया उन्होंने। रिजर्व सब्जेक्ट में वैसी चीजें डाल दी गई जिसका कोई जवाबदेही ना हो, आप मनमानी करते रहो, और दिखाने के लिए ट्रांसफर सब्जेक्ट में इजी इजी चीजें डाली गई और बोला जाएगा कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। तो ये सिस्टम आया था और ये सिस्टम को बहुत ज्यादा खराब माना गया, राइट। यहां तक क्लियर है सबको? रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट समझ में आया? गुड। और इस चीज को बोला जाता है द डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट वाज नोन एज डायरकी। ये डायरकी के अगेंस्ट में सभी लोग थे उस टाइम के। आप फ्रीडम फाइटर देखोगे, सभी लोग विरोध कर रहे थे कि डायरकी नहीं होनी चाहिए, राइट। और इसका आप लोग देखोगे कि इसकी अभी चीजें आगे कैसे कैसे हुई। साइमन कमीशन आया, रॉलेट एक्ट आया था। अभी ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम लोग हिस्ट्री वाले क्लासेस में पढ़ेंगे इनको और ज्यादा डीप में, राइट। रॉलेट एक्ट में भाई पुलिस को जब मन पकड़ के, पुलिस किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देगी, कोई सुनवाई उनवाई की जरूरत नहीं है। तो ये पावर उनको मिला कहाँ से? इस एक्ट से मिला, है ना, इस एक्ट से मिला। तो दिस इज द थिंग। चलो, होपफुली यहां तक तो सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट ने और क्या किया? इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म क्या होता है गाइस? बाई कैमरलिज्म मतलब जैसे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, गुड। अपर हाउस एंड लोअर हाउस, अरे यार, हम तो हिंदी में लिखने वाले थे। लोकसभा और राज्यसभा। कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। अपर हाउस एंड लोअर हाउस, और बोलते हैं जैसे काउंसिल्स बोलते हैं, है ना, बट कोई नहीं। हाँ, जब हम पार्लियामेंट वाली क्लास पढ़ेंगे तो सारे वर्ड्स, सारे इसको सिनोनिम समझ लेंगे। देखो, 2 हाउस होते हैं। एक होती है लोकसभा जिसको इंग्लिश में लोअर हाउस बोला जाता है, एक होती है राज्यसभा जिसको इंग्लिश में अपर हाउस बोला जाता है, राइट। तो ये बाई कैमरलिज्म वाला सिस्टम आया कि भाई 2-2 हाउस होंगे। जैसे अभी भी ये सिस्टम है हमारे सेंटर में, ये 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये यहीं से आया था, राइट। 2 हाउस का सिस्टम हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था। क्लियर है गाइज? और ये अभी तक भी है, इवन हमारे कुछ स्टेट्स में भी है, राइट। और ये कितने स्टेट में है, कोई बताएगा? यस सर, ये बिहार है, यस, बिहार है। यूपी, कहाँ पे? यूपी है, बिल्कुल। पौंडीचेरी, नहीं है। दिल्ली,
नहीं है। 3-4 स्टेट ऐसे हैं, मतलब ख्याल में नहीं आ रहा है सर उसको। कोई बात नहीं, बिहार याद आ रहा है। कोई बात नहीं, जब पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तो हम और इसके बारे में बताएंगे। वैसे चलो अभी बता देते हैं, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, राइट। चलो वो वाली क्लासेस पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को और डीप, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बस यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्लियामेंट पढ़ेंगे वहाँ इंपॉर्टेंट है, वहीं पे समझेंगे। चलो तो बाई कैमरलिज्म वाला सिस्टम भी आया कि भाई 2-2 हाउस होंगे, राइट। तो वही 2 हाउस कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट रिक्वायर्ड दैट 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स वेयर टू बी इंडियन। ठीक है कि भाई जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। 6 में से कितने इंडियन होंगे? 3 होंगे। बट जो कमांडर इन चीफ का पोस्ट होगा उस पे इंडियन नहीं होगा। ठीक है, कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट होगा उस पे इंडियन नहीं होगा। ये आया। चलिए, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, हेंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926। आप लोग देख रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। क्या काम करती है पब्लिक सर्विस कमीशन? ट्रीट करती है ऑफिसर्स को, जैसे आज यस, देखते हैं। हाँ, जैसे हमारा यूपीएससी है, राइट, यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, ये भी कब बनाया गया? इसी एक्ट के थ्रू बनाया गया। चलिए, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी, ध्यान से, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। क्या होता है फ्रेंचाइजी का मतलब? एनीबडी? फ्रेंचाइजी का मतलब होता है वोटिंग राइट। ठीक है, मतलब लोगों को वोटिंग राइट दिया गया, बट किनको? लिमिटेड लोगों को। उन लोगों को दिया गया भाई जिनके पास अच्छा पैसा था, जो लोग एजुकेटेड थे, राइट, जिन जो लोग अच्छा टैक्स पे करते थे, उन लोगों को वोटिंग राइट दिया गया। मतलब स्टार्टिंग में ना बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट था, बहुत ही लिमिटेड लोगों को। टाइम के साथ साथ फिर हम लोग अब आगे देखेंगे कि सबको वोटिंग राइट मिलने लगे। ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वाले एक्ट के ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सबको ऑलमोस्ट टिक करते जा रहे हैं कि ये आपको पता होना चाहिए कि इस वाले एक्ट से ये पॉइंट आए थे। ठीक है, चलिए, और कॉमनल रिप्रेजेंटेशन और बढ़ाया गया। किनको किनको कॉमनल रिप्रेजेंटेशन मिला? सिख को मिला, क्रिश्चियंस को मिला, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को मिला। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं बताइए? वैसे इन लोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे जाके पार्लियामेंट वाले क्लास में। चलो कोई नहीं, ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे अभी। अभी बस इनको लिखते चलना है कि हाँ, इन लोगों को भी कॉमनल रिप्रेजेंटेशन मिला। कॉमनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हमने पिछले वाले एक्ट में समझा। चलिए, it separated provincial budget from the central budget and authorized the provincial legislature to enact their budget। मतलब सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया प्रोविंशियल बजट को कि भाई ठीक है, स्टेट वाले अपने बजट खुद से बनाओ। आज भी होता है, जैसे हर स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट खुद से पास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पास करती ही है पूरी कंट्री के लिए, बट जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं वो भी अपना बजट पास करती हैं, भाई हम अपने स्टेट को कैसे रन करेंगे, है ना। तो दिस इज द थिंग। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज टू बी कॉल्ड एज इंडियन लेजिस्लेचर। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंडियन लेजिस्लेचर कहा गया। अब इसी को हम लोग आज क्या बोलते हैं? जैसे पार्लियामेंट बोलते हैं जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है, और जो स्टेट वाला है उसे हम लोग स्टेट असेंबली बोलते हैं, राइट। कोई डाउट गाइस? एनीथिंग? कुछ भी समझ में आ रहा है? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है? बताइए। नो सर। सभी को? काफ़ी लोग हैं, कोई किसी को तो ऐसा नहीं है कि जो ना समझ में आ रहा हो। हाँ हर्षप्रीत, कोई डाउट है आपको या क्लियर? चलिए, होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके नाइस। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, साइमन कमीशन आए, रॉलेट एक्ट आया है। दिस इज़ आवर हिस्ट्री वाला पार्ट, इसको हिस्ट्री वाले क्लास में हम लोग ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, और दीज आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। कुछ कुछ चीज़ें हमारे हिस्ट्री वाले क्लासेस के लिए हैं तो उनको वहीं पर पढ़ेंगे। अभी एक्ट हमें पढ़ना है, एक्ट ध्यान रखना है क्योंकि एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए थे। चलो अभी टाइम है, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी पढ़ लेंगे हम लोग। चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
कैसे इंपॉर्टेंट है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो इसमें अराउंड ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 200 आर्टिकल ऐसे थे जिसको बाद में हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन कर लिया। सोचो इतना ये इंपॉर्टेंट था कि इसके आर्टिकल हमने अपने रियल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, उसमें से 200 आर्टिकल तो सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाले थे, राइट। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इट वॉज सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मतलब ये एक ऐसी चीज थी जिससे हम लोग कंप्लीट गवर्नमेंट की तरफ और आगे बढ़े। आप लोग देखो कि यहाँ के बाद इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, राइट। 1937 में कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटें जीत कर आती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है खुद की, बट वो गवर्नमेंट 2 साल में ही खत्म हो जाती है 1939 में। क्यों? क्योंकि बिना हमें कहे अंग्रेजों ने हमें वर्ल्ड वॉर में इंटर करवा दिया, बोला कि चलो तुम लोग भी लड़ोगे हमारी तरफ से वर्ल्ड वॉर। तो कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया है कि बोला नहीं ऐसा कैसे, बिना हमारी पूछे आप लोग हमें वॉर में ढकेल दे रहे हो। एक तो ऑलरेडी इतना हमारी स्थिति खराब हो चुकी है गरीबी की वजह से, क्योंकि पूरा खून तो चूस दिया था उन्होंने, और ऊपर से वर्ल्ड वॉर में भी डाल रहे हो। तो इसलिए वहां से सबने रिजाइन कर दिया था। बट हाँ इलेक्शन हुए थे, राइट, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या थे आगे। इट प्रोवाइडेड फॉर establishment of all India Federation consisting of provinces and princely states as unit। मतलब कि इन्होंने जो ये पूरा लैंड था ना, अब देखो इंडिया में एक तरीके से क्या था, या तो ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था जैसे दिल्ली पे हुआ, बंगाल पे हुआ, राइट, या फिर कुछ कुछ जगह राजा महाराजा बच गए थे, राइट। बट वो राजा महाराजा ब्रिटिशर्स को के ही अंडर में थे। ब्रिटिशर्स ने उन्हें छूट दिया था, ठीक है तुम कहने के लिए राजा महाराजा हो, टैक्स वैक्स तब हमको देते रहना, ठीक। तो इंडिया में उस टाइम पे दो प्रकार की जगह थी। पहला जो ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, राइट, और या फिर प्रिंसली स्टेट जहां पे राजा महाराजा हुआ करते थे बट वो भी ब्रिटिशर्स के अंदर ही थे। तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, राइट। क्लियर है ये पॉइंट? चलो, द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म ऑफ 3 लिस्ट। यहां से देखो जो एक्ट है वो पावर को 3 पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे, पावर 3 पार्ट में यहां से डिवाइड होता है। कौन कौन सा? फेडरल लिस्ट। इसी फेडरल लिस्ट को अब हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? यूनियन लिस्ट। जो हमारा शेड्यूल 7 है वो बात करता है इन सारे लिस्ट के बारे में। फेडरल लिस्ट था, उसमें कितने आइटम थे? 59 आइटम थे। दूसरा था हमारा प्रोविंशियल लिस्ट, जिसको अब हम लोग स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं। और तीसरा था कंकरेंट लिस्ट। तो ये कैसे वर्क करता था? फेडरल लिस्ट में वो जो सेंटर में जो पावर बने, सेंटर के पास जो पावर हो बनाने के लिए, वो हमारा फेडरल लिस्ट था। प्रोविंशियल लिस्ट क्या था? जो स्टेट थी, प्रोविंसेस थे, उनके पास पावर था। और जो आखिरी था हमारा कंकरेंट लिस्ट, ये होता है दोनों के पास पावर होना। ठीक है, काफी ऐसी चीजें आती हैं जो दोनों के पास पावर है। जब हम लोग अपना रियल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना अभी के हिसाब से, तो उसमें हम लोग इसको और डीप में देखेंगे कि कौन कौन सी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पार्टिकुलर चीज किस में आती है। जैसे कौन था 2022 के पेपर में आया था कि जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो कौन से वाले लिस्ट में आता है? क्या वो यूनियन लिस्ट में आता है, प्रोविंशियल लिस्ट में आता है, या कंकरेंट लिस्ट में आता है? क्वेश्चन आया था। इसका आंसर है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो जब हम लोग आगे जाके अपना शेड्यूल पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चन से भी डील करेंगे। ठीक है, यहाँ के लिए ये पॉइंट क्लियर है कि भाई इस एक्ट से 3 लिस्ट बनाई गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इज इट क्लियर गाइस? ग्रेट, नाइस। It abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place। मतलब जो डायरकी आई थी ना प्रोविंसेस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, उसको प्रोविंसेस से खत्म कर दिया गया और प्रोविंसेस को
ऑटोनॉमी दे दिया गया। ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है? ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, हाँ हाँ नो एनी बिल्कुल। प्रेशर फ्रॉम अदर। हाँ बिल्कुल, जैसे आपको घर वाले ने बोल दिया ठीक है तुमको गोवा जाना है गोवा जाओ, लंदन जाना है लंदन जाओ, हम नहीं रुकेंगे टुकेंगे, ये मतलब इस टाइप की ऑटोनॉमी मिल जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइडेड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑटोनोमस बॉडी भी तो बोल सकते हैं, इलेक्शन मतलब कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है तो ऑटोनोमस भी तो है। तो मेरे सी कहने का ये है कि वो डिपेंड नहीं है, वो किस प्रेशर में नहीं आ सकती किसी को ऑटोनोमस। सी देयर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑटोनॉमस ही होती हैं। यूपीएससी हो गया, राइट, यूपीएससी हो गया, आपका इलेक्शन कमीशंस हो गए, राइट। एनएचआरसी है हमारा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो ऑटोनॉमस है क्योंकि वो भी तो काम करती है इंडिपेंडेंटली। नहीं देखो एक चीज बता रहे हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ये डिपेंड करता है ना कि आपके अपॉइंटमेंट और रिमूवल पर, कि आपका अपॉइंटमेंट और रिमूवल कैसे काम कर रहा है। जैसे अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करती होगी हाँ एनएचआरसी के जो चेयरमैन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ रहे हैं कि ये डाउट क्यों आ रहा है। देखो जो ये दो टाइप की बॉडीज होती हैं ना, जैसे कुछ होती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कुछ होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, राइट। तो हाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूरी तरीके से ऑटोनोमस होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूरी तरीके से ऑटोनोमस नहीं होती। जैसे लेट मी गिव सम एग्जांपल्स, जैसे कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, हाँ कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, वो पूरी तरीके से ऑटोनोमस नहीं होते, राइट। तो ये इसी आप देखो ये बॉडी क्यों बनाई जाती है ताकि वर्कलोड कम हो, राइट। अब मान लो कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग केसेस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एनजीटी बनाया, राइट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया कि भाई ठीक है इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर वहाँ पे जाएं, कोर्ट का बेकार में टाइम खराब ना हो। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा बॉडीज़ बनी हैं, जब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ना पॉलिटी वाले ही क्लास में, तो इसके बारे में हम लोग और डीप में समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कैसे वर्क करती हैं, क्या अपॉइंटमेंट होता है, क्या रिमूवल होता है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन है सर, अगर किसी स्टेट में जैसे मणिपुर में भी हुआ है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो ये एनएचआरसी है वो डायरेक्ट कर सकती है वहाँ की गवर्नमेंट को कि आप काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हैं, या क्यों, क्या कारण था कि ऐसा हुआ। सी ये एक अलग ही डिबेट के बात है, राइट। और एक तो सर मेरा कहने को था कि आपने बोला कि वो ये ऑटोनोमस नहीं होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट तो कर सकते हैं ना किसी ऑफिशियल को, अगर किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेट होता है। देखो जब ये ऑटोनोमस नहीं होते ना, तो ऑटोनोमस ना होने का एक घाटा ये होता है कि आपका इतना पावर नहीं होता ना कि आप सारी चीजें अपने अंदर ले सको। जैसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। अगर किसी ने कुछ वायलेशन किया तो इलेक्शन कमीशन किसी की सदस्यता रद्द कर देती है, राइट। बस नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन है, क्या वो ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन क्या वो ऐसा कर सकती ऐसा है? नहीं कर सकते, बस नहीं, रिकमेंड करती है। वही बोल रहे हैं कि ये नहीं कर सकती, राइट। और वो स्पेशली ये सारी चीजें स्टेट के पावर में है। अगर लगता है कि हद से ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है, तो प्रेसिडेंट फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, राइट। सेंट्रल मैंने बोल के मतलब कल न्यूज में पढ़ा था ऐसे गूगल पे कि कुछ लोग वहाँ के कुछ लोगों ने मतलब एनएचआरसी के चेयरमैन को लिखा हुआ है ये लेटर। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जान लो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और क्या क्या बोलते हैं वो वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन, कुछ नहीं होता। वो बस हाँ ऐसे ही बना दिया गया टाइम पास के लिए, ठीक है। लेकिन सर फिर भी बनाने के पीछे गवर्नमेंट की कोई मतलब पर्पस होगी नहीं, इनका काम ही है इनको बताना, फिर अगर काम क्यों नहीं करते हम। रियलिटी तो यार बहुत चीज़ें हैं अलग, बनाया तो चीज़ें बहुत पर्पस से जाती हैं कि ये चीज़ें ऐसे काम करनी चाहिए, वैसे काम करनी चाहिए, राइट। बट ग्राउंड रियलिटी तो अलग होती है ना कई चीज़ों में। अभी अभी तो स्टार्टिंग है, अभी देखो पढ़ते जाएंगे तो हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, प्यारी प्यारी चीज़ें कि वाह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है, हमारी कंट्री तो सोने की चिड़िया होनी चाहिए थी, इतना प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, राइट, इतने अच्छे राइट्स दिए गए हैं। बट ग्राउंड रियलिटी इज़ डिफरेंट ना, तो ये बात है। कोई नहीं, क्वेश्चन बचा के रखो, आने वाले क्लासेस में सब सॉल्व होते जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना। चलो, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ओके, वी हैव टू फिनिश दिस। इट प्रोवाइडेड फॉर एडॉप्शन ऑफ डायरार्की एट सेंटर लेवल। अब देखो प्रोविंसेस से डायरार्की हटा के इन्होंने सेंटर लेवल पे लाया कि भाई सेंटर में डायरार्की रखेंगे,
ठीक है भाई रखो। क्यों ऐसा किया इन्होंने? क्योंकि अब इन्होंने ना इलेक्शन का पावर दे दिया गया था, तो इन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, सीटें जीत जा रही हैं ये लोग और फिर हमारी बात ही ना सुने, है ना। इसीलिए डायरकी वहां से हटा के सेंटर में ला दिया गया, वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, चलो। इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। अब देखो, बाइकैमरलिज्म सेंटर में तो था ही, जो कुछ प्रोविंसेस थे वहां भी ला दिया गया कि भाई यहां भी बाइकैमरलिज्म रहेगा, राइट। चलो, बट देयर आर मेनी रिस्ट्रिक्शंस टू देम, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब देखो इस वाले एक्ट से और सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, इस बार किन्हें दिया गया? डिप्रेस्ड क्लास को, राइट। डिप्रेस्ड क्लास मतलब शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबरर्स, इन्हीं सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। तो आप लोग को याद रहेगा 1909 एक्ट से किसे मिला? मुस्लिम्स को मिला। और 1919 एक्ट से किन्हें मिला? वो मिला हमें सिख को, यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को, राइट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किसे मिला? शेड्यूल कास्ट को, वुमेन को, लेबर को, राइट। ऐसे याद रखना है, सिस्टमेटिक वे में याद रहेगा। वोटिंग राइट और बढ़ा दिए गए। पिछली बार सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए था, टैक्स पे करने वाले लोगों के लिए था। इस बार थोड़ा सा बढ़ा के 10% लोगों को दे दिया गया कि हाँ भाई 10% लोग आराम से वोटिंग राइट रख सकते हैं, मतलब 10% लोग वोट करेंगे। और ये भी 10% वही लोग थे, ऊपर वाले तबके के लोग। चलिए, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई फॉर द सेंट्रल करेंसी क्रेडिट ऑफ कंट्री। अब देखो, रिजर्व बैंक तभी बनाया गया था, ईयर लिख लो 1937, ठीक है। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। It provided for establishment for not only Federal Public Service Commission but also Provincial Service Commission and Joint Public Service Commission. अब देखो, सर्विस कमीशन जो था ना, ये डिफरेंट टाइप के हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको अब हम लोग अब नाम बदल के यूपीएससी कर दिया गया है, राइट। प्रोविंशियल सर्विस पब्लिक कमीशन जो कि स्टेट वाले हैं, और एक और हुआ करता था दैट इज ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। मान लो कि दोनों को मिलके कोई एग्जाम करवाना हो, राइट, तो उसके लिए था हमारा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर है गाइस? चलिए, जी सर क्लियर है। लेकिन अब सर अभी तो कोई ज्वाइंट पब्लिक सर्विस नहीं, कमीशन it provided for establishment of federal court which was set up in 1937. फेडरल कोर्ट बनाया गया जो कि हमारा 1937 में है। फेडरल कोर्ट को किस नाम से जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ, क्योंकि आज एपेक्स, तो सुप्रीम कोर्ट से नाम जानते हैं, उस समय हाँ फेडरल कोर्ट से जानते हैं। हाँ, फेडरल कोर्ट कहीं कहीं एपेक्स कोर्ट लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होना, राइट। सुप्रीम कोर्ट, टॉप कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बट रियली सुप्रीम कोर्ट जो हमारा अच्छी तरीके से एग्जिस्टेंस में आया दैट इज इन 1950, ठीक है। 1950। चलो, इससे पहले जो फेडरल कोर्ट थी वो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में चलती थी, बट मैं बोला ना कि दैट वाज डिफरेंट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो हमारा, हाँ सुप्रीम कोर्ट की तो उसमें दिखाया गया था। हाँ, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो हमारा कलकत्ता में भी बना था 1773 में, है ना। तो हाँ, वही है कि अब देखो जैसे जैसे इंडिपेंडेंट मिलती जाए ना, हम लोगों ने नाम बदले, चीजें बदली, राइट, अलग से कोर्ट बनाया। तो इसलिए हमें ये वर्डिंग पे ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट। चलो, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो गया है, तो ओके, जस्ट लेट मी। यूएलएलबी की प्रिपरेशन के लिए सर लीगल के लिए, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए? कौन सी एंट्रेंस? यूएलएलबी की एंट्रेंस की जी। हाँ, उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं। पहला क्लास नहीं देखे थे क्या, जो हमारा वो वाला था, इंट्रोडक्टरी क्लास? अच्छा ठीक, हम लिंक भेज देते हैं, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। सर बुक्स वगैरह की कौन सी बुक्स? सब कुछ मैंने उसमें बताया है। हाँ, हम लिंक भेज देते हैं, उसमें से देख लेना, है ना। थैंक यू। ओके, एनीबॉडी, कोई डाउट? आज की क्लास से कोई डाउट रहा हो आप लोगों को, कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो? नहीं? चलो, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस एक्ट था वो 1947, और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे। मतलब कि कल की क्लास भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कौन कौन लोग थे,
कैसे एक्ट आए, कहाँ से हमने सोर्सेज लिए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आज तक जो हमने पढ़ा, आप सारी चीजें कल अच्छे से रिवीजन करके आओ, ताकि कल की क्लास आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, मैंने बहुत बार ये पढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड जैसे इट्स जितने नाइस। भी एक्ट हैं, तो बहुत सर ये दिमाग में ना याद नहीं हो पाता है, मतलब पढ़ लो थोड़े समय के लिए याद रहता है, फिर भूल जाते हैं सर। यार देखो, इसके पीछे का देखो, हम एक चीज बता रहे हैं, हम ना हर बार टाइम फ्रेम क्यों बताते हैं, कुछ चीजों के टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ के इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बट जब भी हम लोग टाइम फ्रेम से चीजें याद रखेंगे ना, जैसे देखो, चीजें रटनी नहीं पड़ती। अगर जी अगर अगर तुम आंख बंद करके तुमसे पूछें कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ, तुम्हें आंख बंद करके सोचना है 1600 से, 1600 से, 1600 से तुम ईयर बाई चीजें याद करते चलो। 1600 में ये हुआ था, 1608 में मसूलीपट्टनम को फैक्ट्री बनाई गई, फिर सूरत में फैक्ट्री बनाई गई। वो तो याद हो नहीं, जाता है, जैसे मैं हाँ, रिलेट नहीं, भी करता हूँ। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 3 थे 10-10 साल के अंतराल में आए हुए थे, ऐसे करके। तो वही बोल रहे हैं कि जब ये ईयर वाइज याद हो जाएगा ना, तो फिर ये रटना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ बैठ जाएगा। वो 2-4 बार रिवीजन करोगे, चीजें ईयर बाई ध्यान रखोगे कि हाँ ये हुआ था। और एक चीज और, चीजें इसलिए याद रहती हैं कि आप रेफरेंस याद रखते हो। जी सर। ठीक है, आप रेफरेंस, अब जैसे एक चीज बता रहे हैं, मैंने बोला कि भाई लॉर्ड मिंटो, जो मिंटो आया था ना, वो मिंटो को बोला जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का वो ये था, राइट, फादर था। तो उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि भाई क्यों था, क्योंकि भाई उसने मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, क्योंकि भाई उसने बंगाल का पार्टीशन किया 1905 में, क्योंकि 1906 में उसने मुस्लिम लीग बनाई। ये रटना नहीं पड़ा, हमें ये कंसेप्चुअल याद है कि क्योंकि ये चीजें उससे रिलेटेड है ना। और एक चीज और होगी, जब हिस्ट्री भी, तो सेपरेट इलेक्टोरेट बना, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, मुस्लिम लीग बनी, उसमें आईएनसी की क्या रोल थी? ये हम लोग हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे दीज थिंग्स, फिर ये काफी लंबी हो जाएंगी और इससे कुछ लॉजिक नहीं मुझे भी बनेगा। लगा कि नहीं, बहुत नहीं, सारे लोग कहते हैं कि हाँ, कांग्रेस ने किया, इस वजह से। यार देखो, बहुत चीजें हैं इसमें डिस्कशन करने के लिए, इंडिपेंडेंस से लेके हर चीज में, राइट, कि किसमें क्या रोल था, किसका क्या रोल था, हम लोग डिस्कशन करेंगे। और क्योंकि ये 5-10 मिनट का नहीं है डिस्कशन, तो फिर ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, राइट। बट या, आई विल डेफिनेटली डिस्कस, जब हम लोग प्री इंडिपेंडेंट एरा पढ़ रहे होंगे ना हिस्ट्री वाले पार्ट में, तो हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हर चीज़ के पीछे का क्या लॉजिक था। ठीक है, लॉजिक समझने से ये होता है ना कि चीज़ें ज़्यादा रटनी नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर और कोई डाउट हो आज की क्लास से तो आप लोग पूछ सकते हैं।